हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लगभग 7 डेज़ के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। एक्चुअली आप समझ ही रहे हो, ये सीज़न अजीब सा था। कुछ कभी मेरी तबीयत ख़राब तो कभी किसी जगह जाना पड़ रहा था। मतलब ये लॉट ऑफ हैक्टिक्स। आपको पता है कि प्री बोर्ड भी, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो चल रहे थे क्या चल रहे हैं, तो ये सब थ्रू आउट देखते हुए मैं मुझे बिल्कुल समय मौका नहीं मिल पाया जिससे कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, लेकिन आप कम बैक हो गया मेरा, आप कंटिन्यू आपकी पढ़ाई होगी। सेकेंड टर्म का स्टार्ट करूँगा। फिलहाल तो अभी हम लोग जो है चर्चा करेंगे, यानी डिस्कशन करेंगे। यू कैन क्लियरली सी द डायग्राम एंड गेस द टॉपिक, जिस पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे हम समझने वाले हैं। देखिए डायग्राम के थ्रू आप समझिए कि कितने आराम से मजे से न्यूटन बैठे हुए थे। ही वॉज रियली वेरी इंटेलिजेंट, है ना, मतलब जीनियस। जीनियस, समझ आया? ही वॉज जीनियस एक्चुअली। ओके, ये लोग जो होते हैं इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। ऐसे लोग जो हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर लें, उनके सामने कोई भी घटना आती, कोई भी मूवमेंट होता है, किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी होती है, वो उसमें से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर जाते हैं या नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग मतलब माइंड ब्लोइंग। खैर, तो ये बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे, और एप्पल गिरता है और इनके दिमाग में की घंटी बजती टन। ये सोचते हैं कि वाई दिस कम टूवर्ड्स द अर्थ, ये अर्थ की तरफ ही क्यों आया, क्यों नहीं ऊपर उड़ के चला गया, है ना, क्यों नहीं चला गया, क्यों, मतलब उनके दिमाग में बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी आई और उन्होंने पूरा का पूरा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही बना दिया। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें लॉ समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटेशन, इसमें टर्म आया है ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन। अरे भैया देखो, आपने भी फील किया होगा, मन में सोचा तो होगा, कभी ना कभी तो चीज़ें समझ में आई होंगी कि यार देखो मून ऊपर चमक रहा है, ऐसा ना हो वो कभी अर्थ पे गिर जाए, है ना। या आपने सुना होगा कि भाई ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ऊपर इधर उधर जा रही हैं, कभी ऐसा ना हो सर अपने अर्थ पे ही गिर जाए के। या आपने कई सारी क्यूरियोसिटी होती होंगी माइंड में, है ना। ये सारी क्यूरियोसिटी का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, वो कौन देगा? ग्रेविटेशन देगा। ठीक है, तो व्हाट इज ग्रेविटेशन, एग्जैक्टली ग्रेविटेशन क्या है। तो देखिए, ग्रेविटेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मतलब अगर, क्योंकि अर्थ के रिगार्डिंग बात हुई थी, तो उस समय की अगर उस समय मतलब अर्थ के रिगार्डिंग ये सब सारी चीज़ें तो इन्होंने पहले अर्थ के थ्रू तो उन्होंने समझा कि भाई चीज़ कैसे, एप्पल जो है वो अर्थ पे ही क्यों गिरा के, कहीं और क्यों नहीं चला गया। ठीक है, इसी तरह से और भी चीज़ें कि मून, हाउ मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ जो है वो कैसे रिवॉल्व हो रही है सन के। तो एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्रेविटेशन। तो अंडर द ग्रेविटेशन ऑल दीज थिंग्स हैपेंस, अंडर द ग्रेविटेशन ऑल दीज थिंग्स हैपेंस। इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली ग्रेविटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ग्रेविटेशन इज अ फोर्स, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स which is situated between two object. ओके, टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे ये है ये दो हैं मार्कर, दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, ग्रेविटेशन। सभी कुछ, हम, ये मोबाइल है, मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं मोबाइल को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये ईच एंड एवरी बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अट्रैक्ट, ये बोर्ड जो है वो आप मोबाइल को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपके आसपास भी कुछ ऑब्जेक्ट होगा तो दीज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टिंग ईच अदर, सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसे कहेंगे हम लोग फोर्स, मतलब जिसे कहेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सब चीज़ें हो रही हैं। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कि मतलब एप्पल का अर्थ पे गिरना और मून का अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होना,
ओके। और अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्व होना, सभी प्लैनेट्स का एक दूसरे के मतलब प्लैनेट्स का सन के अराउंड रिवॉल्व होना, और प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स का रिवॉल्व होना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का रिवॉल्व होना, जो हमारे अर्थ से जाती हैं ऊपर भेजी जाती हैं, वो भी सब इसी प्रोसेस के अंडर आती हैं। और ये सारे प्रोसेसेस किस में आते हैं? ग्रेविटेशन में आते हैं, ठीक है ना, ग्रेविटेशन में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने जरूर की होगी बचपन में कि जैसे एक यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है और उसने थ्रेड पे कोई थ्रेड बांधा और उसको ऐसे से रिवॉल्व करा रहा है, ठीक है, एक मतलब ऐसे से ना घुमाते हैं धागे को, ऐसे ऐसे से घुमा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली ये चीज़ इसके अराउंड क्यों घूम रही है, क्यों नहीं इधर उधर चली जा रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टेंशन फोर्स होता है। ये फोर्स टेंशन होती है, मतलब अंदर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब भाई जाहिर सी बात है कि क्योंकि लॉ बने हुए हैं, हर चीज़ से रिलेटेड साइंस में लॉ है, तो यहाँ पे भी एक लॉ काम करता है जिसको कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि भाई कोई ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पुट अ फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है, पुट अ फोर्स ऑन ईच अदर, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई ऑन ईच अदर। जो वो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ये कहता है कि भाई सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब इस पर जो थ्रेड फोर्स लगा रहा है तो थ्रेड पर भी एक फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स क्या कहलाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर की तरफ। तो इसी फोर्स के अंडर जो है ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है। सपोज ये फोर्स अगर हट जाए तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है वो टेंजेंशियल लाइन पे मूव कर जाएगा, ठीक है, टेंजेंट पे मूव कर जाएगा, इन स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि भाई कौन सा ये किसी ना किसी फोर्स के अंडर जो है वो रिवॉल्व हो रही थी अराउंड दैट पॉइंट, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, ये हमारी अर्थ हो गई, और अर्थ के अराउंड जो है ऑब्जेक्ट कोई घूम रहा है, जैसे मून घूम रही है, मून घूम रहा है, या फिर हम किसी और ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, जैसे सैटेलाइट्स हो गई, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गई, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ऑब्वियसली हमने यहाँ से देखा कि कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो यहाँ पर भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा जो कि, अब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? देखिए इस प्रोसेस क्यों, क्योंकि अंडर द फोर्स ये जो है रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द सन, तो इस फोर्स को क्या कहेंगे? इस फोर्स मतलब ये प्रोसेस है ग्रेविटेशन, और इस फोर्स को कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझे? तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ईच एंड जो पूरा सिस्टम, जो सिनेरियो हम देख रहे हैं आसपास कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट आर सिचुएटेड एट देयर प्लेसेस, और सारी चीज़ें जो हैं अर्थ पे ही वापस क्यों आ रही हैं? क्यों मून जो है वो चारों तरफ अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है? ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड दे आर सिचुएटेड एट देयर प्लेसेस एग्जैक्टली। भाई ऐसा कभी सुना कि भाई मून जो है वो खिसका जा रहा है अर्थ की तरफ, अर्थ जो है मार्स की तरफ खिसक रही है, मरकरी जो है वो सन में चला जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं, सब अपनी जगह पर सेटल्ड हैं। ये एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम कैसे बन गया? सिस्टम बना ग्रेविटेशन के थ्रू। ये सारा ग्रेविटेशन है, समझ आए? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे ये दोनों हैं, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये भी प्रोसेस क्या है? ये भी ग्रेविटेशन है। ईच एंड एवरीथिंग विच फॉलो द attraction, which follow the rule of gravitation, that is why each and every object universally situated at their places, ठीक है। जैसे हम भाई ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ सपोज अगर ग्रेविटेशन ना हो, अगर ग्रेविटेशन ना हो तो क्या होगा? हम जंप करेंगे और, ठीक है, बस यही। अब इसका थिंकिंग कहाँ से इसके बारे में लोगों ने सोचना स्टार्ट किया? देखिए हर एक कहीं ना कहीं से तो स्पार्क होता है ना, तभी तो आग लगती है। स्पार्क जब तक नहीं है तब तक आग नहीं लगेगी। तो स्पार्क जैसे आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है वो स्टार्ट किया था, जो उस पर जो हमारे लॉज हैं, इनहेरिटेड लॉज है, इनहेरिडिटरी के लॉज हैं, वो सब उन्होंने दिया कि हाउ कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, यानी हेरिडिटी से रिलेटेड लॉज जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए है ना। तो कहीं ना
ना कहीं स्पार्क हुआ। ऐसे इन्होंने जैसे ही ये देखा कि भाई एप्पल नीचे गिर रहा है, उनकी तरफ ही क्यों आ रहा है, इनके दिमाग में तुरंत ही घंटी इनकी बज गई और इन्होंने कहा भाई इसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, ये गिर रहा था नीचे और इस तरह से इन्होंने जो है वो डिटेल में इसको समझा और इन्होंने फाइनली क्या किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे डाला। बहुत महान लोग हैं यार, इनको सैल्यूट करना चाहिए। क्यों सैल्यूट करना चाहिए कि भाई इन्होंने, हालांकि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ों की पहले से पता था लोगों को, पहले से जो है वो ज्ञान का भंडार है, हमारा जो लिटरेचर है, हमारा जो कह सकते हैं जो साइंटिफिक लिटरेचर है, वो सब बहुत ही ज्ञान का भंडार, बट उसको ज़्यादा डिटेल में उसको पढ़ा नहीं गया, समझ रहे, उसके डीपली जाया नहीं गया। और जो गया उसने क्या किया, उसे एक्सट्रैक्ट किया और विदेशों में जाके फैला दिया कि भाई मैंने खोज की इस बात की। ठीक है ना, जो हमारे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें, सुश्रुत का नाम आपने नहीं सुना होगा, सुश्रुत से पहले उन्होंने पहली आई ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, सर्जन थे, बहुत बड़े सर्जन थे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया में थी, हमारे लिटरेचर को बिल्कुल बेकार माना गया और इसी वजह से हम लोगों ने इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन आप देखते हो कि आयुर्वेदा का और योगा वगैरह जो है कितना प्रमोट हो रहा है। तो ये सब कहाँ से, ये सब पहले से हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास नॉलेज थी, बट उस नॉलेज को एनहेंस नहीं किया गया, उस पर फर्दर रिसर्च नहीं की गई, इसीलिए हम लोग पीछे रह गए, है ना। तो खैर इन्होंने जो किया उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा फिर भी। तो इस तरह से इन्होंने जब जो प्रोसेस था ग्रेविटेशन, उसी के बेसिस पे उन्होंने ये सारी चीज़ें पता लगाई और उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने क्या दे दिया, एक लॉ दे दिया जिसे कहा गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ से आपका चैप्टर एग्जैक्टली स्टार्ट होने वाला है, मतलब यहाँ से जो है शुरू हुआ है, एक तरीके से समझेंगे चैप्टर। तो इसको इरेज करता हूँ। ठीक है न्यूटन भाई साहब, आप जाइए और हम लोग आगे इस पर बात करने वाले हैं। ये तो बोर्ड बेकार हो गया सब, चलिए वो तो साफ हो जाएगा। क्या चलिए देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, ध्यान से समझिएगा। ग्रेविटेशन आप समझ चुके हो। ग्रेविटेशन क्या है फिर से मैं बता देता हूं। ग्रेविटेशन क्या है कि ये दिस इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ, फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, कम टूवर्ड्स द अर्थ, और जो प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द एस्टेरॉइड रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना, जो प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ग्रेविटेशन के थ्रू होती हैं। अब ग्रेविटेशन क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, देखिए हमें वी नो दैट, हमें एक बात तो पता है पहले से ही, शायद नहीं पता है तो फिर भी समझ लो कि न्यूटन ने ही फर्स्ट लॉ ऑफ, उससे पहले भी न्यूटन से पहले साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली के बारे में आप लोगों ने ज़्यादा पता ना हो शायद, गैलीलियो गैलीली भी बहुत महान साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, देन इट कंटिन्यूसली मूव टिल एनी एक्सटर्नल फोर्स डजंट अप्लाई। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो वो तब तक मूविंग कंडीशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। सोचो यार क्या होता अगर ऐसा हो जाए कि मतलब मैं चलना शुरू करूं, मैं चलता रहूं, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन बनाने वाला मतलब जिसने भी सृष्टि की रचना की, वह साइंस तो ये नहीं मानती, साइंस तो ऑटोमेटिकली ये सब प्रोसेस, मतलब ये पूरी सृष्टि यानी जो हमारा यूनिवर्स ये बना है एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू। ठीक ना, एवोल्यूशन वगैरह में आप पढ़े होगे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी लगता नहीं कुछ सिस्टमेटिकली सब कुछ अरेंज्ड है ना भाई। जैसे उन्होंने कहा, गैलीलियो गैलीली ने ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब आप कहोगे सर फिर हम लोग तो मूविंग कंडीशन में होते हैं और थोड़ी दूर पर जाके रुक जाते हैं अपने आप ही, या कोई ऑब्जेक्ट आपने धक्का दिया, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो बच्चों
की टॉय कार नहीं होती, उसे ऐसे धक्का दो, थोड़ी देर जाके रुक जाती। तो भैया उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है भैया? आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जो है सब एयर है, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा। तो वो क्या करते हैं, उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। प्लस आपको पता है कि हमारी जो फर्श मतलब जिस पे जो सरफेस पे वो मूव हो रहा है वो भी एक फोर्स लगाती है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। प्लस उसके पहियों के बीच में भी फोर्स लग रहा होता है। मतलब थ्रू आउट बहुत सारे फोर्सेस लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रुक ही जाता है। बात समझ में आई? तो फर्स्ट लॉ ऑफ, तो गैलीलियो गैलीली ने इतना कह के छोड़ दिया, ये महान हमारे कहाँ गए, अच्छा इरेज कर दिया। न्यूटन भैया ने क्या कहा? न्यूटन भैया पीछे पड़ गए, उसके कहा कि अब मुझे इस पे भी लॉ बनाना है। उन्होंने पहला लॉ दिया, फर्स्ट लॉ क्या दिया कि इफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन देयर स्टेट, रिमेन इन देयर ओरिजिनल स्टेट, ये फर्स्ट लॉ है, इसका रिलेशन इससे ये बता रहा हूँ, रिमेन देयर ओरिजिनल स्टेट टिल एनी एक्सटर्नल फोर्स डजंट अप्लाई। मतलब कोई चीज़ अगर मूव कर रही, मतलब गैलीलियो ने सिर्फ इतना कहा कि मूवेबल है अगर, तो मूवेबल ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, उसे रुकेगा नहीं। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई चाहे वो किसी भी स्टेट में अगर रुका हुआ है तो वो लाइफ टाइम रुका ही रहेगा, अगर वो मूविंग कंडीशन में तो हमेशा मूव ही रहेगा, अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो वो गोल गोल ही घूमता रहेगा, और वो अगर मतलब सीधा चल रहा है तो वो सीधा ही चलता रहेगा, तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ समझ में आया? मतलब उसका यूज़ है यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हुए हम ये भी समझें कि ऑब्वियसली ये जो ग्रेविटेशन है यहाँ पे क्या है, यहाँ भी तो जब कोई चीज ऑब्जेक्ट आ रही है ना नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, स्टेट चेंज हो रही है, कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। सब चीज मूवेबल है, ऐसे ऐसे मून जो है वो अर्थ के, कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी फोर्स को क्या कहा गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहा गया बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को क्या कहा गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात समझेंगे। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बात समझ में आ गई कि जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो उन सब के बीच में कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। इस फोर्स को क्या कहा गया? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया। इस फोर्स को क्या कहा गया बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया। ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया, ओके। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हुआ? देखिए इससे ये बात फिर समझ लीजिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, अब इसको सीधे लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या कहता है समझिए। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जितनी भी हमारे आसपास चीजें हैं, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय अ फोर्स, दे अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, ये ध्यान रखेंगे। ये हमेशा रिपल्सन इसमें काम नहीं आता। ये किस टाइप का फोर्स है? ये अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन फोर्स। क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन कहेंगे। अंडरस्टैंड? ग्रेविटेशन, और ये किसकी बदौलत होता है? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है ग्रेविटेशनल फोर्स। इज दैट क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब हर चीज के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल। ये हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसा है बेटा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे एप्पल ऊपर से गिरा, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो नो कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, फिर भी क्या हो रहा है? अट्रैक्ट होकर गिर तो रहा है, नीचे आ तो रहा है ना। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भैया, ये जो हमारे न्यूटन भाई साहब हैं, इन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल मतलब, हाँ ये हटाओ इसको, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसी को उन्होंने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी लॉ क्या है ये समझ लो, पूरा उसकी डिटेलिंग। देखिए उन्होंने ये कहा कि भाई ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट
टू ईच अदर बाय अ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। अब वो फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? वो फोर्स डिपेंड करेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2। लेट्स, मतलब ये आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ। लेट्स टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 एंड m2, तो उनके बीच में अगर हमें फोर्स पता करना है कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो आप लिखेंगे पहला तो ये उन्होंने बताया कि जो फोर्स है, मतलब ये लॉ है, ये आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है कि ये क्वेश्चन बनता है, तो आप बताएंगे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, जिनके बीच में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए दो मास हैं, एक ये इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, m1 m2। तो इनके बीच में जो इनका मास है, मतलब फोर्स है, वो m1 और m2 के प्रोडक्ट के बराबर है। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक है। ये d जो है, d क्या है? d है हमारा डी स्क्वायर। d क्या है कि फोर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? जो उसके सेंटर ऑफ मास होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, उसके बीच की डिस्टेंस। अब ये टर्म आया सेंटर ऑफ मास, देखो एक ये बड़ा बढ़िया टर्म है, बता देता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले लें, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है कि दैट पॉइंट एट विच ऑल द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेंटर्ड या सिचुएटेड, यानी वो प्लेस, वो पॉइंट जहाँ पर पूरा का पूरा मास जो है वो सेंटर्ड हो, उसी को कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास जैसे मिड पॉइंट नहीं होता कभी भी, बच्चों में अक्सर ये आ जाता है, अरे तो सेंटर वाला मतलब बीच का हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। देखो जैसे ये है, तो हम इसको एकदम एग्जैक्टली बीच में नहीं उसको बैलेंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है ना, तो हमें थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? नियर टू दैट एंड, है ना। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट का अपना सेंटर ऑफ मास अलग अलग पॉइंट पर होता है, तो वही सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। तो इससे, ठीक है, अब हम पहले भी इसको पूरा डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट है, सेकेंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो गया m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटेगा तो आएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा लॉ है। अब लॉ क्या कहता है, पर समझिएगा। लॉ कहता है कि भैया F जो है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इट मीन्स लार्जर द मास, यानी जितना ह्यूज बॉडी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, पहली बात। दूसरा कह रहा है कि जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंसेस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि मतलब इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि D इज ग्रेटर, F इज लेस। D इज लेस, F इज ग्रेटर। अगर दूरी कम है तो फोर्स कैसा होगा? लार्ज होगा, स्ट्रांग होगा। और दूरी अगर ज़्यादा है तो फोर्स कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से, तो ये हमारा बनता है, जो एक इक्वेशन बनती है, जो फॉर्मूला बनता है, वो है फोर्स, यानी फोर्स कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कहता है कि मतलब F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर देख लें चल रहा है नहीं, ठीक है, डी स्क्वायर। ओके, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इससे कई चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है, कई चीजें क्लियर होती हैं। देखिए अब क्वेश्चन बात ये थी कि भाई जो ग्रेविटेशन है वो कहता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, पेंसिल है सपोज, ठीक है, ये पेंसिल है और एक ये पेंसिल है। अब वो ये कह रहे हैं कि बताइए, ये जब मतलब ये जो है हम ये कहते हैं कि भाई ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय अ फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो भाई सब चीज़ें कोलैप्स हो जानी चाहिए, सब चीज़ें एक दूसरे में भिड़ जानी चाहिए और सब कुछ तहस नहस हो जाना चाहिए, क्योंकि सब अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमें जो है बोर्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो हम बोर्ड की तरफ घुस जाए जाके, है ना, मोबाइल जो है बोर्ड में चला जाए, मोबाइल कहीं भी चला जाए, मतलब सभी चीज़ें फिर
सब स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी सबकी, है ना। ऐसा होता क्यों नहीं है, क्यों नहीं ऐसा हो रहा। तो देखिए यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे, हर आंसर का हर क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिलने वाला है। तो हम देखेंगे कि क्यों, क्योंकि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, M1 M2 के, यानी लार्जर द मास, मतलब ह्यूज मास, जितना बड़ा मास होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। अगर हम लोग बात करें मतलब जितना लार्ज मास होगा उतना ही, अब हम लोग जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो कितनी हैवी चीज़ को आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हो अर्थ पे, 2 टन 3 टन 4 टन 500 टन 1000 टन लाख टन, बस इससे ज़्यादा तो नहीं, है ना। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा आप बना लेंगे, ठीक। तो ये फोर्स जो है हमारे बीच में एकदम लग तो रहा है लेकिन नेग्लेजिबल है, बिल्कुल बिल्कुल नेग्लेजिबल है। क्यों, क्योंकि ये फोर्स लग तो रहा है बट वी डोंट कैन अंडरस्टैंड, मतलब फील नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि फिर अर्थ क्यों खींच लेती है हर ऑब्जेक्ट को, है ना, अर्थ क्यों खींचती है हर ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए आप समझें। देखिए अर्थ कैसे खींच लेती है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो g की वैल्यू, पहले g की वैल्यू समझो तो और क्लियर होगा। g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। इसकी बेटा ये याद रखना है आपको, और ये इसकी यूनिट भी रटे ना, वैसे समझ जाएंगे। देखिए यूनिट आपको फॉर्मूला अगर याद, मैंने कहा क्या कहा कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यूनिट कभी भी रटने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे यूनिट डिराइव कर लें। देखो कैसे, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ओके बेटा, और R या D मान लो, D स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिएगा अगर हम G निकालेंगे तो G हो गया F इंटू डी स्क्वायर और अपॉन M1 और M2, ओके बेटा। तो F जो है यहाँ पे क्या है, F हमारा न्यूटन हो गया, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और ये देखो किलोग्राम स्क्वायर, है ना, kg स्क्वायर। बच्चा कहीं कहीं आपको ये लिखा मिल सकता है स्क्वायर kg-2, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये हो गई इसकी यूनिट। अब बात करेंगे वापस कि भाई क्यों अर्थ के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता, अर्थ चीज़ों को खींच कैसे रही अपनी तरफ। अभी भी क्वेश्चन सेम टू सेम है कि भाई अभी क्यों खींच रही है, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं कोलैप्स होते एक दूसरे में। तो आप यहाँ पे देखें कि दिस वैल्यू, अच्छा ये किसने दी थी, हेनरी कैवेंडिश ने, बेटा हेनरी कैवेंडिश ने, किसने दी थी बेटा, हेनरी कैवेंडिश ने ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने ये वैल्यू फाइंड करी थी बाय डिफरेंट मेथड्स, बाय साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। अच्छा तो अभी उस पर भी जाएंगे, फिलहाल ये समझते हैं कि ग्रेविटी, हाँ यहाँ देखिए ये वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब आप यहाँ पे अगर रख दें वैल्यू यहाँ पे इस जगह पे -11, देखिए ये देखिए -11, समझ रहे हैं ना, मीन्स 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने जीरो होने चाहिए अपॉन में। अब सोचो अगर कोई कितना भी बड़ा हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कितना भी ह्यूज ऑब्जेक्ट ले लेंगे, फिर भी इस वैल्यू को क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल। ये देखो 10 टू दी पावर -11, मतलब वो डिवाइड होके कितना भी आप ह्यूज ऑब्जेक्ट लोगे फिर भी वो वैल्यू बहुत कम होने वाली है। इस वजह से हम जनरल ऑब्जेक्ट्स में इस फोर्स को फील नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम बात करेंगे अर्थ के सिनेरियो में, ठीक है, अर्थ के सिनेरियो में बात करेंगे। अब अर्थ के सिनेरियो में जब हम बात करेंगे तो हम मान लेते हैं कि जैसे हम अर्थ के सिनेरियो में बात करेंगे तो अर्थ का मास कितना हो बेटा, मान लीजिए मास ऑफ अर्थ, मान के लें मास ऑफ अर्थ इतना ही है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 24 किलोग्राम, ठीक है, ये इतना मास है, ठीक है, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 24 किलोग्राम, ये मास जो है अर्थ का है, ठीक है। अर्थ के सिनेरियो में बात करेंगे तो मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, ठीक है, ये हम लोग वैल्यू रखेंगे, मतलब पूरी की पूरी हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पे रखने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ये जो है बहुत बड़ा मतलब ह्यूज ऑब्जेक्ट है। अब क्या कर, अब ये देखिए इधर 10 टू दी पावर -12, अगर हम इन्हीं दोनों को सिर्फ सॉल्व कर लें, सिर्फ इन्हीं -11 इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं 10 टू दी पावर 24 और इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट हो गया, तब भी कितना बच रहा है बच्चा, तब भी बच रहा है 3, ओके, तब भी बच रहा है कितना 3 24, हाँ तब भी बच रहा है 13, ओके। तो देख सकते हैं आप कि कितना मतलब डिफरेंस कितना है, देखिए कितना डिफरेंस है, 10 टू दी पावर 13, है ना,
दैट इज़ वाई। अब अगर हम बाकी वैल्यूज़ को रखे भी ना, तब भी हम देख सकते हैं कि एक बिग अमाउंट है ना, मतलब लार्ज नंबर है 10⁻13। इससे हमारा ये बात क्लियर हो जाती है, इससे हमारी ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के थ्रू जो लगाया जा रहा है वो बहुत स्ट्रांग है। और बहुत स्ट्रांग होने की वजह से हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको हम लोग प्रूव भी कर लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट m1 है जिसकी वैल्यू है 1 kg, मतलब इसका मास है 1 kg, और m मास ऑफ द अर्थ हो गया हमारा, मास ऑफ द अर्थ विच इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ओके, और यहाँ पर हम लोग रेडियस ले लेते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर। ओके, सॉरी किलोमीटर, km, यानी 6400 के आसपास होती है। तो ये हो गई हमारी, और जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, जी m1 मतलब m रख लेते हैं, इसको हम लोग m कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल m, और me अर्थ, और re का होल स्क्वायर। तो व्हेन वी पुट ऑल द वैल्यूज 6.67 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 और इंटू सारी वैल्यूज रख लेते हैं हम लोग 1 kg और अपॉन 6.4 × 10⁻3। अब देखिए किलोमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 6 स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व ऑल दीज नंबर्स एंड दिस इक्वेशन देन यू गेट 9.8 न्यूटन। तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई एक किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, कितना, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, तो हमारे उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो कितना होगा, 9.8 न्यूटन फोर्स लगेगा। कितना लगेगा बेटा, 9.8 न्यूटन फोर्स लगेगा, जो कि इनफ है टू फील। इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिरती है अर्थ की तरफ तो क्या होता है, मतलब कहीं से छुट्टी गिरी तो वो सीधे अर्थ की तरफ आती है। क्यों आती है, अगर 1 kg की है, मान लीजिए उसका 1 kg से ऊपर हो रहा है, मतलब 2 kg 3 kg 5 kg 10 kg टन्स, तो क्या होगा, तो उस पर फोर्स बढ़ता जाएगा और उतनी ही वो मतलब उस पर फोर्स बढ़ता जाएगा और वो अर्थ की तरफ उतनी तेज़ी से आएगी। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गई अर्थ के रिलेशन में। अब बात करेंगे अदर ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो देखिए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी ह्यूज, celestial objects are also very huge, that is why they feel the gravitational force exactly। ठीक है, उनको भी ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। कैसा है बेटा, बैलेंस्ड फोर्स। जो अर्थ मतलब जो ऊपर लग रहा है हमारे अर्थ, मून प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह के बीच में, सन वगैरह के बीच में, ये सब कैसा फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, बट दे आर दैट इज ऑल्सो एक बैलेंस्ड फोर्स है ना। देखिए बैलेंस्ड फोर्स कैसे है, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा बेटा, फिर आगे की बात करते हैं। ये कैसा है, ये है एक बैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए मान लीजिए ये सन है ना, इसके आसपास अराउंड प्लैनेट्स हैं अलग अलग, तो सबका एक सेटलमेंट है। कैसा है, सबका एक सेटलमेंट है। और वो सेटलमेंट जैसे ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इसको भी, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑल्सो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, ये इधर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, तो वो भी कहता है कि भाई सभी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन उनका अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होता है। तो सभी जो है, अभी इस पर सैटेलाइट होगा, वो यहाँ पे इस पर भी फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ इस पर बाहर भी फोर्स लग रहा होगा। मतलब थ्रू आउट अगर हम देखें तो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम इसमें से एक चीज को हटा लें, मान लो इसको खींच लिया, जैसे आपने ताश के पत्तों वाला देखा, ताश के पत्ते कैसे होते हैं बेटा, ऐसे करके अरेंज होते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब 2 पत्ते लगे, फिर ऐसे लगे, फिर ऐसे लगे, फिर इसके ऊपर ऐसे होता है अरेंजमेंट, है ना। ये सारा अरेंजमेंट अपना सेटल्ड होता है। अगर हम इसमें से एक को भी खींच लें तो सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्यों कोलैप्स हो जाएगा, कि जो उनके बीच में बॉन्डिंग है, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनके बीच में एक सिस्टम बना हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, सभी एक दूसरे पर लगा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा।
ठीक है, इसी वजह से सारा का सारा अपनी जगह पर सेटल्ड है और हमेशा अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है और सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ह्यूज ऑब्जेक्ट कौन सा है, सन है, इसी वजह से सारे ऑब्जेक्ट सन के आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं। जो जितना ताकतवर सब उसके आसपास उतना ही ज़्यादा चक्कर लगा। आपने देखा होगा कि जो जितना ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके पास जितना रिच होता है, जो पैसे वाला होता है, उसी के आसपास लोग चक्कर लगाते हैं। तो नेताओं का देखा आपने, या बिजनेसमैन हो गए या रिच लोग हो गए, उनके आसपास ऐसी भीड़ घुमा करेगी, लेकिन जो पुअर है बेचारा उसको उसके घर वाले नहीं पूछते, है ना। तो जितना ज़्यादा ह्यूज मास, जितना ज़्यादा पावरफुल, उतना ही उसके आसपास ऑब्जेक्ट घूमेंगे। अब आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो कि सर ये कैसी बात हुई, भाई जब अट्रैक्शन दोनों तरफ से हो रहा है ना, भाई वो ऑब्जेक्ट अर्थ को कर रहा है, अर्थ ऑब्जेक्ट को कर रही है, और जो नेट मास है, जो प्रोडक्ट है, उस पर डिपेंड करता है फोर्स। तो बच्चा ये समझ लो, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई ये तो बात सही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में ही रहेगा जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, बट F इज इक्वल टू एम ए, वेयर M इज इक्वल टू F अपॉन M। ये फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। नो सॉरी, जी सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ नहीं, सेकेंड लॉ, सॉरी, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ लॉ ऑफ मोमेंटम, वहीं से आया है। तो लॉ ऑफ मोमेंटम से आया है बेटा ये सेकेंड लॉ, स्लिप ऑफ टंग है, मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ मोमेंटम जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ मोमेंटम। अब देखिए लॉ ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें तो एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। लार्जर द मास, स्मॉलर द एक्सीलरेशन, लार्जर द एक्सीलरेशन, लार्जर द मास, स्मॉलर द एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास बड़ा होगा उसमें एक्सीलरेशन कम होगा, और जो मास कम होगा उसका एक्सीलरेशन, उस पर एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा एक्सीलरेशन मतलब ज़्यादा मूवमेंट। तो अर्थ जो है अर्थ एक ह्यूज मास है, उसके मुकाबले कोई भी मास जो है वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो क्या होगा, जब छोटा मास है तो उस पर एक्सीलरेशन ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा एक्सीलरेशन की वजह से वो उसकी तरफ खिंचा चला आएगा। फोर्स तो दोनों ही लगा रहे हैं ना एक दूसरे पे। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ कह रहा है कि भैया इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। मान लीजिए एक बड़े सा ऑब्जेक्ट है, ये खूब बड़ा ऑब्जेक्ट है ऐसा, और इस पर ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, तो ये भी इस पर लगा रहा है और ये भी इस पर लगा रहा है। अगर हम लोग अर्थ के केस में बात करेंगे, किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के केस में बात करेंगे, तो फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा बेटा, ग्रेविटेशन, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। अब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। दोनों को मूव होना चाहिए, बट अर्थ इसलिए मूव नहीं होगी क्योंकि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि भाई फोर्स जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगा मास पे। लार्जर द मास स्मॉलर द एक्सेलरेशन, स्मॉलर द मास लार्जर द एक्सेलरेशन, जबकि इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। जैसे हम इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक ट्रक है, एक साइकिल है, एक ट्रक है और एक साइकिल। अब भैया ट्रक को धक्का देना है किसी इक्वल फोर्स से, जैसे मैं ही हूं, मैं धक्का दूं ट्रक को, तो ट्रक खिसकेगा नहीं, खिसकेगा। बट उसी फोर्स से साइकिल को धक्का देंगे, साइकिल खिसक जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। तो फोर्स तो सेम था, बट वहां पर क्या हो गया कि एक्सीलरेशन ने धोखा दे दिया। क्यों, क्योंकि लार्जर द मास स्मॉलर द एक्सीलरेशन, स्मॉलर द मास लार्जर द एक्सीलरेशन। अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ, अब आप कहोगे कि सर मतलब हाँ, इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट बेचारा अर्थ को छोड़कर नहीं जा पाता, सभी को टप 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 अर्थ पे ही वापस आता है। लेकिन इसकी भी एक रेंज है ना, एक लेवल तक ग्रेविटेशन जो है वो फील हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। जैसे आप देखते हो कि भाई जो मतलब स्पेस शटल होते हैं ना, तो स्पेस शटल क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं ऊपर आसमान में, चल रहे हैं, ठीक है, अर्थ पे वापस नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, देखो एक वेलोसिटी होती है जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको फेंकना है, किसी ऑब्जेक्ट को आपको अर्थ की जो ग्रेविटेशन उससे बाहर फेंकना है, तो आपको उसमें एक स्पीड देनी होगी, वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करानी होगी, विच इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लगभग
11 किलोमीटर की स्पीड से, 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब आप उसको फेंकेंगे तब वो क्या करेगी, इतनी तेजी से जाएगी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन से पार निकल जाएगी, उस पर अर्थ का ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा, विच इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ये बातें क्लियर हो गई कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ ही खींचा चला जाता है जबकि अर्थ जो है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाएगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सेम। अच्छा, अब मून वगैरह जो है वो क्यों नहीं अर्थ पे ही वापस आ जाते हैं, मून क्यों नहीं आते हैं? तो मैंने बताया कि सब कुछ एक सिस्टमेटिक है, सारे ह्यूज ऑब्जेक्ट हैं, जैसे बड़ा नेता, एक बड़ा नेता तो दूसरा भी बड़ा नेता, तो क्या होगा, इक्वल टक्कर होगी। माना कि थोड़ा बहुत अंतर है, बड़ा अंतर है ना, लेकिन फिर भी वो इतना नहीं है कि वो किसी को खींच पाए। मतलब अर्थ जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ही अपनी तरफ खींच ले। क्यों नहीं खींच सकती? क्योंकि भाई वो उसकी जो अट्रैक्शन है वो धीरे 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 जो ऊपर जाते जाते कम होने लग जाता है। ठीक है, ऊपर जाते जाते थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। जितना आप ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही आपको ये इसकी जो ग्रेविटेशन है, उसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपको फीलिंग उसकी कम होने लगेगी। ठीक है, ऐसे चलिए अब सारे ऑब्जेक्ट जो हैं, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, दे आर कम अंडर एनी फोर्स, किसी ना किसी फोर्स के अंडर में वो हैं, इसीलिए वो सारे के सारा एक बना हुआ है सिस्टम, वो सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जरा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। देखिए, वी नो दैट कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली उस पर एक एक्सेलरेशन भी काम करेगा। क्या करेगा? एक एक्सेलरेशन भी उस पर आएगा। अगर फोर्स अप्लाई हुआ है तो एक्सेलरेशन आना ही आना है। वो अलग बात है, वो रिटार्डेशन हो सकता है और वो मतलब आपका रिटार्डेशन हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रेविटेशन के मामले में, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई आपको लग रहा हो कि मतलब गलती हुई, मिस्टेक हुई है, तो प्लीज़ 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 ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसे इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं ना, जब आप कुछ बताएंगे, मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और आई होप ये चैप्टर आपको, ये जो टॉपिक है इतना, वो समझ में आया होगा। कल हम इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे, 2 या 3 पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और आई होप आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ यार लाइक से सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ कंजूसी मत करो यार, लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही दो, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।